हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। पिछले वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस चैप्टर को शुरू किया था, जो कि क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस से शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेमेटोड्स, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा नेमेटोड्स का। नेमेटोड्स जो होते हैं भाई, निमेटोड्स जो होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो भाई निमेटोड्स जो है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और यहाँ पे अब हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे। तो जो प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल टोबैको प्लांट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका दिया भी है। टोबैको प्लांट में ये इनकी एक स्पीशीज़ है, ठीक है, मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटा स्पीशीज़, जो कि नाम आप सामने देख भी सकते हो स्क्रीन पर। ये जो मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटा है, ये क्या करता है भाई, ये टोबैको प्लांट के रूट में जाकर के क्या करेगा, बीमारी कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि रूट में क्या होते हैं, गांठें पड़ जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, रूट नॉर्मल होना चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे नोड्स पड़ जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे बॉडी ऑफ द प्लांट्स पे असर पड़ता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखा गया, कई बारी इन्फेक्शन हुआ। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ करा जाने लगा ताकि ये क्या कर सके, बचाव करे। ठीक है, तो जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि जो निमेटोड है वो क्या करेगा, रूट जो होगा उसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा, तंबाकू के पौधों के जड़ों में क्या करता है, संक्रमण फैलाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पैदावार होगी, जो प्रोडक्शन होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इस संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई की प्रक्रिया पर आधारित नई रणनीति क्या करी गई, अपनाई गई। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है वो समझो ज़रा। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात की जाए तो भाई आरएनए आई जो है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी यूकैरियोटिक जीवों में क्या होता है, ये कोशिकीय सुरक्षा यानी सेलुलर डिफेंस की के तौर पे एक विधि होती है, एक विधि के रूप में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि बॉडी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विरज्जु की आरएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होंगे, ये क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही निमेटोड की बॉडी से जो यहाँ पे mRNA आएगा, उसको क्या कर देंगे, ये जुड़ करके और निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कही जा रही है यहाँ पे, ये क्या होता है, तरीका होता है। अब हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो है, ठीक है, इस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन होगा, उसको होस्ट की बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो होस्ट बॉडी प्लांट है वो कौन सा हो जाएगा, टोबैको प्लांट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हमने ये स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया, ये वहाँ जाएगा और सेंस और एंटी सेंस यानी कि यहाँ पे दोनों ही कम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड्स हैं उनको होस्ट के सेल में बना देता है। ठीक है, यानी कि होस्ट की बॉडी में अब DNA जो आरएनए जो है वो प्रेजेंट है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो dsRNA यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ही कोई भी इन्फेस्टेशन होगा या इन्फेक्शन कॉज होगी निमेटोड के द्वारा, तो निमेटोड में होता क्या है, नॉर्मली एक बात बताओ, मान लो कि जैसे निमेटोड ही है, अगर हम निमेटोड की बात करें तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले DNA से RNA बनेगा। ठीक है, यानी कि mRNA यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी mRNA से क्या होता है भाई, mRNA से प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन जो है होस्ट की बॉडी में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेगा और तब जाकर के इनका असर होस्ट की बॉडी पे दिखता है। लेकिन क्या हो कि हम इस mRNA को ही यहाँ पर, भले ही ये बॉडी में जो पौधा है उसके शरीर में आ गया निमेटोड के द्वारा, लेकिन यहाँ पे ही इसी लेवल पर हम इसको रोक दें तो बीमारी होने से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने से ये बच जाएगा। यानी कि ना प्रोटीन बनेगा ना ही इसका एक्सप्रेशन होगा। तो यही यहाँ पे तरीका अपनाया गया। अब होता क्या है कि जो शरीर में पौधे के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये कुछ प्रोटीन की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल अगर आपको इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो बताना, मैं एक शॉर्ट सिर्फ इसी टॉपिक का एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है डायसिल प्रोटीन, उसकी मदद से क्या किया जाएगा, इस dsDNA को जो कि यहाँ पे पौधे के बॉडी में प्रेजेंट है, इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट दिया जाएगा और यही फ्रेगमेंट्स जा करके और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा mRNA के, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और जुड़ाव होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाती और ट्रांसलेशन ना होने की वजह से क्या होता है, ये एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा इसका और फिर यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि भाई एग्रोबैक्टीरियम संवाहक जो है इसका उपयोग करके सूत्रकृमि जो है इसमें विशिष्ट जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं इसको होस्ट की बॉडी में, परपोसी जो पौधा है उसकी बॉडी में प्रवेश कराया जाएगा और डीएनए को इस तरीके से प्रवेश कराया जाएगा कि इसने जो भी परपोसी कोशिकाएं हैं उसमें सेंस और एंटी सेंस का क्या करा जाएगा, स्ट्रैंड का निर्माण कर दिया जाएगा। और जब भी ज़रूरत होगी, जब भी यहाँ पे निमेटोड का इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो आरएनए हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं और इस वजह से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे निमेटोड आएगा तो वो क्या कर दिया जाएगा, आरएनए इंटरफेरेंस की शुरुआत होती है mRNA से, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट करके, और जो भी कम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे मान लो mRNA निमेटोड का है यहाँ पे AUGC, तो जो भी ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तोड़ा गया था ना, तो जिसका जो नाइट्रोजनस बेस या जो स्ट्रैंड इसके पूरक होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे मान लो एक स्ट्रैंड है, इसका क्या हो जाएगा UACG, यानी कि ये जाकर के इससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ पर आएगा और इसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे प्रेजेंट है U, यहाँ पे प्रेजेंट है A, यहाँ पे प्रेजेंट है C, यहाँ पे प्रेजेंट है G, यानी कि इनके बीच में क्या हो जाएगी, ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं और यहाँ पे ये जो पैरासाइट है सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और इस तरीके से बचाव की प्रक्रिया चलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम मेडिसिन के क्षेत्र में क्या क्या हमने उत्पाद बनाया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कई सारे आप देखोगे कि जो मेडिसिन है वहाँ पे हमने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, आरएनए जो आरडीटी प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, इसकी मदद से। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आपको पता होना चाहिए कि जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में होने वाले जो डायबिटीज़ होता है उसको क्या करा जाता है भाई, तो वयस्कों में होने वाले मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को कैसे नियंत्रित करोगे, तो नियमित तौर पर नियमित रूप से कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पर यहाँ पे क्या करा जाता है, इंसुलिन क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो ये इंसुलिन है बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे कि जो स्लॉटर हाउस होता है वहाँ पे, कसाई खाना आई थिंक कहते हैं, तो वहाँ पे जो भी मवेशी और सूअरों को काटा जाता था उनके हम पैनक्रियास को क्या करते थे, लेते थे और पैनक्रियास से यहाँ पे क्या किया जाता था भाई, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके और बनाया जाता था। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके और उसी को यूज़ किया जाता था रोगियों के लिए। लेकिन इस कंडीशन में देखो पेशेंट्स में कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे। ठीक है, तो फिर आगे अब आता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी होती है, किस चीज़ की, तो इंसुलिन की। इंसुलिन की बात करें तो मानव इंसुलिन जो होगा इसमें दो चेन्स होते हैं, चेन ए चेन बी होता है और एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज पे क्या से की मदद से क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना कि भाई जब ये इंसुलिन जो अभी यहाँ पे बताया गया, ये मैच्योर फॉर्म की बात हो रही है।
ठीक है। मैच्योर फॉर्म में बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट है, चेन ए चेन भी होता है और डाइसल्फाइड ब्रिज इनके बीच में बना हुआ होता है। लेकिन इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियली यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले जब ये इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये एक और चेन प्रेजेंट होता है, सी पेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, और ये सी पेप्टाइड की वजह से इमेच्योर फॉर्म होता है, यानी कि प्रो इंसुलिन इसे कहा जाता है, जिसमें कि चेन ए चेन बी और सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होते हैं। और इसी मैच्योरेशन की प्रोसेस के दौरान सी पेप्टाइड को रिमूव करा जाता है। ठीक है, और मैच्योरेशन की प्रोसेस होगी और फंक्शनल इंसुलिन बनता है। अब देखो, मेन चैलेंज तो हमारा यही था, हम चले भले ही इंसुलिन बना ले, लेकिन मेन चैलेंज हमारा यही था कि भाई RDNA टेक्निक से हम इंसुलिन तो बना लें, लेकिन इसमें चुनौती ये थी कि परिपक्व रूप से तैयार कैसे किया जाए, यानी कि इनको मैच्योर फॉर्म में कैसे ले आया जाए, यानी कि जो सी पेप्टाइड था इसको कैसे रिमूव किया जाए, ये हमारे पास कुछ आइडिया नहीं था। तो बाद में आती है एक एली लिली कंपनी, ठीक है, जो कि अमेरिकी कंपनी थी। इसने क्या किया कि अलग अलग जो चेन ए चेन बी था उसको प्रोड्यूस कराया इकोलाई में प्लाज्मिड की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे इनको निकाला गया और एक दूसरे से क्या करा दिया गया, जोड़ दिया गया डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से। और यहाँ पे हमने ना ही सी पेप्टाइड बनाया, ना ही उनको रिमूव करने की नौबत आई। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि 1983 में एली लिली कंपनी जो है, इसने, जो कि एक अमेरिकी कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, मानव इंसुलिन बनाया। कैसे, तो चेन ए चेन बी जो होगा इसके इस श्रृंखलाओं के अनुरूप 2 DNA अनुक्रम तैयार किए गए। और इंसुलिन श्रृंखलाओं के उत्पाद के लिए इन्होंने क्या किया भाई, इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड की मदद से प्रवेश कराया गया इन चेन्स को। और ये मान लो कि चेन ए है तो वो एक इकोलाई में, चेन बी को एक इकोलाई में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और ये जो मानव इंसुलिन था, ये आपका डाइसल्फाइड जो चेन्स थे इनको एक साथ डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दिया गया और इस तरीके से तैयार किया गया इंसुलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन थेरेपी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरीका होता है बेसिकली, लिखा भी है कि जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। ठीक है, जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो डिफेक्टेड जीन होता है उसको डायग्नोस किया जाता है एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक डेवलप स्टेज में या फिर चिल्ड्रंस में। और यहाँ पे क्या करा जाएगा, उसकी जगह जो हेल्दी या नए जीन्स होंगे उसको इंसर्ट करा जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, जो भी जीन की वजह से होने वाले डिजीज़ होंगे, और यही तरीका होता है जीन थेरेपी। अब यहाँ पे पहला केस हमारे सामने आता है ADA डेफिशिएंसी, जो कि फर्स्ट केस था। इसमें बेसिकली एक क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी 1990 में। एक 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर एडिनोसाइन जो डीएमिनेज एंजाइम था उसकी डेफिशिएंसी थी। ठीक है, और ये बेसिकली इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है। तो इसमें क्या था, ये जो डिसऑर्डर हुआ था, ये एंजाइम था, इस एंजाइम को कोड करने वाले जीन्स के डिलीशन की वजह से हुआ था। यानी कि ये एंजाइम को जो जीन था जो कोड करता बनाता, वही एंजाइम यहाँ से डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से ये बीमारी हुई थी। ठीक है, अब ट्रीट करने का हमारे पास 3 तरीका था। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको ट्रीटमेंट मेथड के ऑप्शंस से शुरू किया जाएगा पढ़ाना। तो ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है, बस थोड़ा सा है। ठीक है, बस आपके मुझे लगते हैं कि 3 से 4 पेजेस हैं, फिर स्लाइड्स हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।